नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्ज्वल जीके में और मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम राजस्थान में ऊर्जा की बात करने वाले हैं और ये 76 जो प्रश्न हैं वो ऐसे प्रश्न हैं जो राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। और अगर आप देखिए उज्ज्वल जीके चैनल पर नए हैं तो आपको बता दें कि यहाँ पर रीट की तैयारी करवाई जा रही है, NCERT भी पढ़ाई जा रही है। अगर आप वो सब वीडियो देखना चाहते हैं तो उज्ज्वल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम प्रश्न देखने वाले हैं 76। देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास के बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिलती रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने मित्रों में अधिक से अधिक। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं 76 प्रश्न राजस्थान में ऊर्जा के। और ये जो है ताप ऊर्जा, आपके लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र, जल विद्युत से और बायोमास से, जो कि आपको थंबनेल में दिया हुआ है, उन सब से संबंधित प्रश्नोत्तर हैं। पहला प्रश्न आता है हमारा यहाँ पर कि राजस्थान राज्य विद्युत मंडल, जिसे कि RSEB भी कहते हैं, की स्थापना कब की गई थी। तो RSEB यानी कि राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की स्थापना जो की गई थी वो 1957 में की गई थी और इसने अपना लगातार जो कार्य किया है वो सन 2000 तक किया है। ठीक है, ऊर्जा सेक्टर में इस कंपनी ने काम किया, इस मंडल ने काम किया है और उसके बाद सन 2000 में 5 कंपनियों का गठन करके इस मंडल को तोड़ दिया गया। तो राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की स्थापना कब की गई? 1957 में। राजस्थान राज्य विद्युत मंडल के स्थान पर सन 2000 में किन 5 कंपनियों का गठन किया गया? तो ये 5 कंपनियां हैं जो कि राजस्थान राज्य विद्युत मंडल के स्थान पर काम कर रही हैं आपके सन 2000 से। तो देखिए, पहली जो कंपनी है वो है राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, जिसको कि आप कह सकते हैं RVUNL। ठीक है, ये है राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। दूसरी है RVPNL यानी कि राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जिसको कि हम कह सकते हैं JVVNL। और यही नाम है आपके जोधपुर का भी। आपके जोधपुर जो विद्युत वितरण निगम लिमिटेड है उसका नाम भी JVVNL है। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, इसका नाम है AVVNL। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 5 जो कंपनियां हैं वो काम कर रही हैं विद्युत उत्पादन में राजस्थान में, जिसमें है राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड RVUNL। दूसरी है राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड जो कि है RVPNL। फिर है जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड JVVNL। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जो कि है AVVNL। फिर है जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड JVVNL। ठीक है, ये सारी जो कंपनियां हैं सन 2000 से कार्यरत हैं। अजमेर जो विद्युत वितरण निगम लिमिटेड है वो 11 जिलों में काम कर रहा है। जो जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड है वो 12 जिलों में कार्य कर रहा है। और जो जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड है वो 10 जिलों में काम कर रहा है। राजस्थान के किस जिले में छबड़ा तापीय ऊर्जा केंद्र स्थित है? देखिए, ये सभी प्रश्न जो हैं किसी न किसी राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं। और ये जो प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, ये रीट 2012 में पूछा गया था कि राजस्थान के किस जिले में छबड़ा तापीय ऊर्जा केंद्र स्थित है। तो छबड़ा कहाँ पर है? 12 में है। और देखिए, यहाँ पर जो विद्युत उत्पादन होता है वो 2320 मेगावाट का उत्पादन होता है। देखिए, 250 की यहाँ पर 4 जो यूनिट है वो काम कर रही हैं। ठीक है, और 5वीं जो यूनिट है वो 660 मेगावाट की है, 660 मेगावाट की। और 6ठी जो यूनिट है वो भी कितनी है? वो भी 660 मेगावाट की है। यानी कि 1000 जो मेगावाट है वो तो उसकी 4 इकाइयाँ हैं और 660 की 5वीं और 6ठी इकाई काम कर रही है। ठीक है, टोटल यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2320 मेगावाट जो उत्पादन है वो
हो रहा है। ठीक है, कई बार जिले का नाम पूछ लिया जाता है और कई बार इकाइयाँ पूछ ली जाती है। तो यहाँ पर 6 इकाइयाँ काम कर रही हैं, 4 इकाइयाँ 250 यूनिट की हैं, मेगावाट की हैं, और 5वीं और 6ठी जो है वो 660 मेगावाट की हैं। तो इस हिसाब से ये आप कह सकते हैं कि राजस्थान का सबसे बड़ा फिलहाल हाल ही में जो है, पहले तो था सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर पहले नंबर पर, और अब बन गया है राजस्थान का पहले नंबर का सुपर थर्मल पावर स्टेशन कौन सा, छबड़ा तापीय ऊर्जा केंद्र। ठीक है, सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर है, तो देखिए ये श्री गंगानगर में स्थित है। श्री गंगानगर का जो सूरतगढ़ है वहाँ पर ये सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्थित है। देखिए 250 की 6 यूनिट यहाँ पर काम करती है, इनकी 250 मेगावाट की 6 यूनिट जो है, टोटल 1500 मेगावाट उत्पादन क्षमता जो है यहाँ पर हो रही है। ये राज्य का जो है पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन था, लेकिन अब ये दूसरे नंबर का सुपर थर्मल पावर स्टेशन बन गया है। लेकिन 2019 में जो नीति लागू हुई है उस हिसाब से सूरतगढ़ का जो है सूरतगढ़ वापस से पहले नंबर पर आ जाएगा, जब इसकी आगे जो है इकाइयाँ जो हैं वो काम करेंगी। फिलहाल इकाइयाँ बन रही हैं, जब वो कार्य करना शुरू कर देंगी तो वापस से ये पहले नंबर पर आ जाएगा। ऊर्जा स्रोतों को कितने भागों में बांटा गया है, देखिए 2 भागों में बांटा गया है। ऊर्जा स्रोतों को आप सब जानते हैं, एक है परंपरागत ऊर्जा स्रोत और एक होता है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। तो इस प्रकार से ऊर्जा स्रोतों को 2 भागों में बांटा गया है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में कौन से ऊर्जा स्रोत शामिल किए गए हैं, तो देखिए गैर परंपरागत की अगर हम बात करते हैं तो उसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, बायोगैस, बायोमास और भूतापीय ऊर्जा जो है वो शामिल की गई है। देखिए जो कुछ ही वर्षों से ये जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं ये शुरू हुए हैं। ठीक है, जिसमें कि आपके सौर है ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, नाभिकीय ऊर्जा है, बायोगैस है, बायोमास है, भूतापीय ऊर्जा है। इसमें अगर हम बायोमास की बात करें तो एक संयंत्र है इसका पदमपुर में। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की बात करें तो ये आपके जो पश्चिमी राजस्थान है वहाँ पर काफ़ी इकाइयाँ जो है इनकी स्थापित की गई हैं। ठीक है, और इनको आप कह सकते हैं जो गैर परंपरागत है, इसमें एक चीज़ और आप देखिए ध्यान से, ये जो नाभिकीय ऊर्जा दी गई है, देखिए है तो ये गैर परंपरागत में, गैर परंपरागत को और क्या कहा जाता है, नवीकरणीय या अक्षय ऊर्जा भी कहा जाता है। तो ये जो नाभिकीय ऊर्जा है तो अक्षय ऊर्जा या गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, लेकिन देखिए ये जो है परंपरागत होते हुए भी ये जो नाभिकीय ऊर्जा है ये गैर परंपरागत होते हुए भी परंपरागत जो ऊर्जा स्रोत है उसके अंतर्गत आता है, क्योंकि ये समाप्त हो सकते हैं। देखिए जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत होते हैं वो समाप्त नहीं होते हैं, और जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत होते हैं वो एक टाइम पर समाप्त हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो नाभिकीय ऊर्जा है एक प्रकार का अपवाद है। ठीक है, एक प्रकार का अपवाद है ये गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, लेकिन इसको रखा जा सकता है परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में, क्योंकि एक समय बाद ये समाप्त हो सकता है। आधुनिक औद्योगिकीकरण के सूत्रपात का, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आया हुआ है 2017 में रीट की परीक्षा में। आधुनिक औद्योगिकरण के सूत्रपात का श्रेय किस ऊर्जा संसाधन को जाता है। देखिए आधुनिक औद्योगिकरण का जब सूत्रपात हुआ था, यानी कि जब औद्योगिकरण की शुरुआत हुई थी, उस टाइम पे कौन सा ऊर्जा संसाधन शुरू हुआ था या काम आया था, तो उस टाइम पे था कोयला। आप सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा ये सब नहीं कह सकते, क्योंकि ये हाल ही में जो है प्रचलन में आए हैं, और इनसे जो है इतना ज़्यादा औद्योगिकरण में काम नहीं लिया जाता इनका। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही कम मेगावाट में इनका उत्पादन होता है। लेकिन जो कोयला है इसको औद्योगिकरण में यूज़ किया जाता है, औद्योगिक इकाइयों में यूज़ किया जाता है। तो आधुनिक औद्योगिकरण की बात करें तो इसके सूत्रपात का श्रेय कोयला को जाता है। राजस्थान निर्माण के समय राजस्थान में ऊर्जा की उत्पादन क्षमता कितनी थी। अगर हम राजस्थान निर्माण की बात करें, जब राजस्थान का निर्माण हो रहा था उस समय जो ऊर्जा उत्पादन थी बहुत कम थी। देखिए बहुत से गांवों में बिजली होती नहीं थी, शहरों में भी बिजली
जो है नहीं थी। तो 13.27 मेगावाट जो ऊर्जा क्षमता थी उस समय थी। लेकिन अगर हम अब की बात करें तो राजस्थान में वर्तमान में ऊर्जा उत्पादन क्षमता कितनी है, तो वर्तमान में देख लीजिए कितनी है, 21,175 मेगावाट। बहुत ज़्यादा है, कहाँ पर 13.27 है और कहाँ 21,175 मेगावाट उत्पादन क्षमता है। तो वर्तमान में आप कह सकते हैं कि विद्युत उत्पादन या ऊर्जा उत्पादन क्षमता जो है वो 21,175 मेगावाट है। परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में कौन से ऊर्जा स्रोत शामिल किए गए हैं? देखिए, गैर परंपरागत की हमने बात की थी, उसमें सौर ऊर्जा था, पवन ऊर्जा था, ज्वारीय ऊर्जा था, नाभिकीय ऊर्जा था, बायोगैस था, बायोमास था, भूतापीय ऊर्जा थी। और यहाँ पर परंपरागत की बात करें जो पहले से विद्यमान है, जिसको आप अनवीकरणीय, मतलब जो एक बार यूज कर लिए जाएं तो उसका दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता, वो कहलाते हैं आपके परंपरागत ऊर्जा स्रोत। इसमें आता है कोयला, खनिज तेल, जल विद्युत और प्राकृतिक गैस। अब यहाँ पर भी एक अपवाद आता है जल विद्युत का। देखिए, जब आप जल से विद्युत बनाते हैं, खासकर आप हिमाचल की बात कर लीजिए क्योंकि वहाँ पर मेगावाट ज़्यादा उत्पादन होता है। राजस्थान की बात करें तो बहुत कम है। आगे हम बात करेंगे चंबल परियोजना वगैरह की, माही परियोजना की, उसमें बहुत कम मेगावाट जो जल विद्युत से विद्युत उत्पादन होता है। तो यहाँ पर जल विद्युत देखिए, जब उत्पादन तो यहाँ पर कम हो रहा है, ठीक है, उत्पादन कम हो रहा है, लेकिन इस जल से आप दूसरी बार भी उत्पादन कर सकते हैं। तो है तो ये परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में, लेकिन इस जल विद्युत से इस जल को रोककर, बांध बनाकर, बार बार रोककर आप क्या कर सकते हैं, बार बार विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं। यानी कि ये किस श्रेणी में आ सकता है, गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है। तो ये भी एक प्रकार का अपवाद है जल विद्युत यहाँ पर। परंपरागत ऊर्जा स्रोत का दूसरा नाम क्या है? तो अगर आप परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की बात करें, देखिए लंबे समय से उपयोग किए जाने वाले स्रोतों को हम क्या कहते हैं, परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं। तो देखिए, परंपरागत ऊर्जा स्रोत का दूसरा नाम जो है वो है अनवीकरणीय, यानी कि जिसको वापस से नवीकरणीय हम नहीं कर सकते हैं, एक बार यूज में लाने के बाद दोबारा उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का दूसरा नाम क्या है? तो इसे अक्षय ऊर्जा स्रोत भी कह सकते हैं और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भी कह सकते हैं। हमेशा के लिए उपयोग आप इसका कर सकते हैं। कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन में कुल कितनी इकाइयां काम कर रही हैं? बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, कितनी इकाइयां काम कर रही हैं? 7 इकाइयां काम कर रही हैं और 1240 मेगावाट हैं, ठीक है। अगला प्रश्न जो आएगा ये पूछा गया प्रश्न है, इसी से संबंधित है, ठीक है। तो 1240 मेगावाट उत्पादन टोटल हो रहा है कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन से, जिसमें इकाइयां कुल काम कर रही हैं 7। कौन से सुपर थर्मल पावर स्टेशन में सर्वाधिक इकाइयां चालू हैं? तो जो कोटा है यहाँ पर 7 जो सुपर थर्मल पावर स्टेशन है, यहाँ पर कोटा में 7 इकाइयां जो है वो काम कर रही हैं, ठीक है। सूरत, आप छबड़ा की बात करें जो कि नंबर 1 पे है, तो वहाँ पर 6 इकाइयां काम कर रही हैं, ठीक है। आप अगर राजस्थान की बात करें तो वो 250 की 6 यूनिट काम कर रही हैं, लेकिन कोटा में 7 इकाइयां काम कर रही है। इसीलिए आप कह सकते हैं कि सर्वाधिक इकाइयां जो हैं यहाँ पर काम करती हैं। राजस्थान में सर्वाधिक विद्युत उपयोग में लाया जाता है, तो कहाँ, किससे लाया जाता है? ये प्रश्न पूछा गया है, ताप विद्युत। देखिए सभी प्रश्न पूछे गए हैं, पर जो कुछ जो रीट वगैरह से संबंधित है वो प्रश्न हैं। राजस्थान में सर्वाधिक विद्युत उपयोग में लाया जाता है, तो जो ताप विद्युत है, खासकर जो कोयले से उत्पादन होता है, वो सबसे ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है। यहाँ कह लीजिए कि सर्वाधिक मेगावाट जो विद्युत है वहाँ से उत्पादित होती है। राजस्थान में सर्वाधिक क्षमता वाला ताप ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? अगर हम बात करें, देखिए पर्यावरण का सबसे कम नुकसान पहुंचाने वाला अगर संयंत्र है ना, तो वो कौन सा है? वो है कोटा वाला, ठीक है। और इसको बहुत सारे इनाम भी मिले हैं, बहुत सारे पुरस्कार इसने जीते हैं, कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन ने, क्योंकि ये पर्यावरण को बहुत कम नुकसान पहुंचाता है, ठीक है।
तो आगे अगला प्रश्न हमारा आता है, राजस्थान में सर्वाधिक क्षमता वाला ताप ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो पहले बात हो चुकी है, छबड़ा वाला जो है 12 में है, 2320 मेगावाट इसकी क्षमता है। तो ये राजस्थान में फिलहाल सर्वाधिक क्षमता वाला है। पर अगर इकाइयाँ सूरतगढ़ की जब बन जाएंगी तो सूरतगढ़ में देखिए 7वीं और जो 8वीं इकाई है वो, और साथ में 9वीं और 10वीं इकाइयाँ, ये जब चारों पूरी हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा, ये नंबर 1 पर आ जाएगा सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ बार बार आती है कि सुपर थर्मल पावर स्टेशन का नाम सुनते हैं आप, क्रिटिकल का नाम सुनते हैं, इसका मतलब क्या होता है थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए क्रिटिकल जो होता है, क्रिटिकल यानी कि यहाँ पर एक यूनिट जो होती है वो कितनी मेगावाट की होती है, 500 मेगावाट से ज़्यादा की होगी। जब 500 मेगावाट से ज़्यादा की एक यूनिट होगी तो उस स्टेशन को कहेंगे क्रिटिकल स्टेशन। आगे आपको बताऊंगी कौन सा क्रिटिकल की श्रेणी में आता है। सुपर उसे कहते हैं जहां पर कैपेसिटी जो होती है वो, टोटल कैपेसिटी जो है वो 1000 यूनिट से 1000 मेगावाट से ज़्यादा हो, टोटल सभी यूनिटों को मिलाकर जितनी यूनिट काम कर रही हैं, ठीक है, चाहे 4 यूनिट काम कर रही हैं, 5, 6, 7 जितनी भी यूनिट काम कर रही हैं, अगर उन सब की क्षमता 1000 मेगावाट से ज़्यादा है तो वो कहलाता है सुपर थर्मल पावर स्टेशन। ठीक है। पर्यावरण संरक्षण, वही प्रश्न आ गया आगे, ये पूछा गया है, बहुत सी परीक्षाओं में पूछा गया है राजस्थान की। पर्यावरण संरक्षण व ऊर्जा संरक्षण की दृष्टि से सबसे अधिक बार पुरस्कार जीतने वाला थर्मल पावर स्टेशन कौन सा है? तो देखिए कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो है बहुत बार जो है आपके पुरस्कार जीत चुका है। काली सिंध सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो है वो कहाँ पर स्थित है? देखिए ये काली सिंध वाला जो है ये किसकी श्रेणी में आता है? क्रिटिकल की श्रेणी में आता है, क्योंकि इसकी जो यूनिट है वो 600 की है। एक यूनिट कितनी की है? 600 मेगावाट की है। तो जो 500 से ज़्यादा होगी तो मैंने बताया था वो क्रिटिकल की श्रेणी में आ जाएगा। ठीक है। तो देखिए झालावाड़ में है आपकी काली सिंध सुपर थर्मल पावर स्टेशन, और इसकी जो टोटल बिजली उत्पादन की क्षमता है वो है 1200 मेगावाट। देखिए यहाँ पर 600 मेगावाट की 2 इकाइयाँ जो हैं वो काम कर रही हैं, टोटल यहाँ पर 1200 मेगावाट जो क्षमता है हो रही है, इसीलिए क्रिटिकल की श्रेणी में आता है। निजी क्षेत्र में स्थापित सुपर थर्मल पावर स्टेशन कौन सा है? ये भी बहुत बार पूछा गया है क्योंकि बाकी सब सरकारी क्षेत्र में आ जाते हैं। तो निजी क्षेत्र में स्थापित सुपर थर्मल पावर स्टेशन कौन सा है? कवई सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो है इसकी कुल क्षमता जो है वो 1320 मेगावाट है। ज़्यादा पूछा नहीं जाता, टोटल क्षमता फिर भी आपको यहाँ पर बताया जा रहा है 1320 मेगावाट कवई सुपर थर्मल पावर स्टेशन की टोटल क्षमता है। 660 और 660 की 2 इकाइयाँ यहाँ पर काम कर रही हैं। कवई सुपर थर्मल पावर स्टेशन, और ये कहाँ पर स्थित है? ये 12 में स्थित है। 12 में कौन सा था? जो पहले नंबर वाला है छबड़ा वाला। ठीक है, वो भी पहले वो भी 12 में है, और कवई वाला जो स्टेशन है वो भी 12 में है। तो 2 यूनिट यहाँ पर 660 की काम कर रही है। अगला प्रश्न आता है हमारा, नए विद्युत स्टेशनों की स्थापना किस जिले में प्रस्तावित है? ये भी पूछा गया है। नए विद्युत स्टेशन जो हैं उनकी स्थापना जो है बांसवाड़ा में प्रस्तावित है। बांसवाड़ा का एक तो है दानपुर और दूसरा है फेफर यहाँ पर प्रस्तावित है। फिलहाल अभी विद्युत स्टेशन शुरू नहीं किए गए हैं, प्रस्तावित है योजना। कौन से जिलों में लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र स्थापित किए गए हैं? तो देखिए अगर हमसे जिले पूछ लिए जाएं तो हम बताएंगे बाड़मेर, बीकानेर और नागौर। यहाँ पर जो लिग्नाइट कोयला है उसके आधार पर ताप विद्युत संयंत्र जो है वो स्थापित किए गए हैं। भाद्रेश जो कि 1080 मेगावाट बिजली उत्पादन करता है, किससे? लिग्नाइट से। तो लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र किस जिले में है? भाद्रेश जो है वो कहाँ पर है? बाड़मेर में है। बरसिंगसर जो आपको पता है काफ़ी फेमस है, बीकानेर में है। बरसिंगसर लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र किस जिले में स्थित है? तो ये बीकानेर में स्थित है और इसकी कुल क्षमता जो है वो 250 मेगावाट है।
कितनी है? 250 मेगावाट है। नेवली लिग्नाइट कॉरपोरेशन द्वारा किस जिले में ताप विद्युत का उत्पादन होता है? तो नेवली देखिए भारत सरकार का उपक्रम है नेवली लिग्नाइट कॉरपोरेशन, और इससे जो उत्पादन होता है वो बीकानेर में होता है, बरसिंगसर में, और आपके वो बिथनोक है वहाँ पर भी, और गूढ़ा में भी, सॉरी नेवली से होता है आपके बिथनोक में और बरसिंगसर में, ठीक है। और ये जो नेवली है ये कहाँ पर है? ये नेवली आपके पड़ता है तमिलनाडु में, और तमिलनाडु में ये संस्था है आपके कॉरपोरेशन है जो कि राजस्थान में भी काम कर रहा है बीकानेर में विद्युत उत्पादन में। और बीकानेर के कहाँ काम कर रहा है? तो बरसिंगसर में और बिथनोक में। गिरल लिग्नाइट थर्मल पावर स्टेशन जिसकी कुल क्षमता 250 मेगावाट है, ये कहाँ पर स्थित है? अगर गिरल की बात करें तो ये है आपके बाड़मेर में स्थित है। कहाँ पर है? बाड़मेर में स्थित है। यहाँ पर 2 इकाइयाँ लगाई गई हैं, कितनी? 125 की, और टोटल जो क्षमता है वो कितनी है आपके यहाँ पर प्रस्तावित तो है, टोटल तो 250 मेगावाट है, लेकिन प्रस्तावित है यहाँ पर 1000 मेगावाट, यानी कि 2 इकाइयाँ जो हैं आपके चल रही हैं, और बाकी जो इकाइयाँ हैं टोटल 1000 की जो है तैयार हो जाएगी जब ये पूरी हो जाएंगी। अभी फिलहाल चालू हैं, अभी तैयार नहीं हुई हैं, तो जब वो इकाइयाँ शुरू हो जाएंगी तो यहाँ पर टोटल क्षमता जो है वो 1000 मेगावाट हो जाएगी। तो गिरल लिग्नाइट थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर है? बाड़मेर है, बाड़मेर में है। और ये किस पर आधारित है? ये लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र है। बाड़मेर जिले में लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र कौन कौन से हैं? तो बाड़मेर के सभी देख लेते हैं। एक तो है गिरल, एक है कपूरडी, एक है जालीपा और एक है भाद्रेश। तो इस प्रकार से ये 4 जो हैं काम कर रहे हैं ताप विद्युत संयंत्र बाड़मेर में। बिथनोक लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र किस जिले में स्थापित किया गया है? बिथनोक जो है कहाँ पर है? बिथनोक है आपके बीकानेर में, और यहाँ पर भी नेवली कॉरपोरेशन जो है भारत सरकार का उपकरण, उसके द्वारा विद्युत का उत्पादन होता है। गूढ़ा लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र कहाँ पर स्थापित है? देखिए ये जो गूढ़ा लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र है ये बीकानेर में है, और एक कंपनी है VS लिग्नाइट कंपनी। VS लिग्नाइट कंपनी जो है वो यहाँ पर निजी क्षेत्र में उत्पादन कर रही है। कौन से क्षेत्र में? तो निजी क्षेत्र में विद्युत का उत्पादन कर रही है। गूढ़ा लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र बीकानेर। कपूरडी व जालीपा जो कि बाड़मेर में है, यहाँ पर क्रमशः कितने मेगावाट ताप विद्युत संयंत्र स्थापित किए गए हैं? कपूरडी में 500 मेगावाट का है, और जालीपा में 1000 मेगावाट क्षमता जो है उसके संयंत्र स्थापित किए गए हैं। और यहाँ पर जो कंपनी कार्यरत है वो है JSW कंपनी, और ये किस क्षेत्र में कार्यरत है? निजी क्षेत्र में कार्यरत है। तो कपूरडी जालीपा बाड़मेर में है, और कपूरडी में 500 मेगावाट और जालीपा में 1000 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है JSW कंपनी के द्वारा, जो कि निजी क्षेत्र की कंपनी है। गैस आधारित ताप विद्युत संयंत्र कौन कौन से हैं? तो गैस आधारित की बात अगर हम करें तो रामगढ़ जो कि जैसलमेर में है, अंता जो कि बारां में है, धौलपुर, केशोरायपाटन जो कि बूंदी में है, यहाँ पर चीनी की मिल भी है, और झामरकोटरा जो कि उदयपुर में है। तो इस प्रकार से ये गैस आधारित ताप विद्युत संयंत्र काम कर रहे हैं रामगढ़ जैसलमेर, अंता बारां, धौलपुर, केशोरायपाटन बूंदी व झामरकोटरा उदयपुर में। लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र कौन कौन से हैं? अगर हम लिग्नाइट आधारित देखें तो लिग्नाइट आधारित हैं गिरल, कपूरडी, जालीपा, भाद्रेश, ठीक है। ये चारों कहाँ पर हैं? ये चारों हैं आपके बाड़मेर में। और किस पर आधारित है? लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र है। बरसिंगसर, बिथनोक और गूढ़ा ये कहाँ पर हैं? तो ये बीकानेर में हैं। प्रश्न जो पूछा जाता है वो गिरल से पूछा जाता है ज़्यादातर, ठीक है। राज्य का पहला गैस आधारित ताप विद्युत संयंत्र कौन सा है? अब गैस आधारित ताप विद्युत संयंत्र की बात करें तो
जैसलमेर में है, रामगढ़ है। 273.5 मेगावाट बिजली का उत्पादन यहाँ पर होता है। राज्य का पहला गैस आधारित ताप विद्युत संयंत्र यहाँ लगाया गया है। अंता गैस आधारित ताप विद्युत संयंत्र किस जिले में है? तो अंता आपके 12 जिले में है और 419.3 मेगावाट उत्पादन क्षमता यहाँ पर हो रही है। देखिए, भारत सरकार का उपकरण है एनटीपीसी। एनटीपीसी का गैस आधारित ये संयंत्र है जिससे विद्युत का उत्पादन होता है। ताप विद्युत संयंत्र अंता 12 में है और एनटीपीसी के द्वारा ये चालू किया गया है। यहाँ बिजली उत्पादन यहाँ पर एनटीपीसी से हो रही है। केशोरायपाटन बूंदी में कौन सा ताप विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया है? केशोरायपाटन बूंदी में गैस आधारित जो आपके विद्युत संयंत्र है वो स्थापित किया गया है और इसकी टोटल जो क्षमता है केशोरायपाटन की वो है 1000 मेगावाट। धौलपुर गैस आधारित ताप विद्युत संयंत्र में कुल कितने मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है? तो टोटल जो उत्पादन होता है वो 330 मेगावाट का होता है। झामर कोटड़ा गैस आधारित ताप विद्युत संयंत्र जहां पर सिर्फ और सिर्फ 4 मेगावाट की विद्युत उत्पादन क्षमता है। झामर कोटड़ा गैस आधारित ताप विद्युत संयंत्र कहां पर है? तो उदयपुर में स्थित है। जगह पूछ ली जाती है। चंबल परियोजना, अब हम थोड़ी सी परियोजनाएं देखेंगे, ठीक है, और कौन कौन सी परियोजनाएं हैं। तो देखिए, सारी परियोजनाएं नहीं देखेंगे, जो राजस्थान से संबंधित है वही देखेंगे। देखिए, जो आपके जल विद्युत से संबंधित जो परियोजनाएं हैं वो राजस्थान में बहुत ही कम, कह सकते हैं बहुत ही कम मेगावाट बिजली उत्पादन करती है, क्योंकि यहाँ पर या तो नदियाँ बरसाती हैं या फिर उन नदियों में पानी बहुत कम गहरा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर विद्युत उत्पादन जो है वो जल विद्युत से बहुत कम मात्रा में होता है। जब चंबल कुछ परियोजनाएं यहाँ पर हम देखेंगे जल विद्युत से संबंधित। चंबल परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? तो ये है आपके चंबल नदी पर स्थित है। गांधी सागर बांध जो कि 115 मेगावाट बिजली उत्पादन करता है, ये किस राज्य में स्थित है? तो गांधी सागर बांध जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। देखिए, चंबल परियोजना का ही एक हिस्सा है गांधी सागर बांध। ये चंबल परियोजना के पहले चरण में स्थापित किया गया था। जब चंबल परियोजना की शुरुआत हुई थी तब ये बांध जो है गांधी सागर बांध ये बनाया गया था मध्य प्रदेश में। चंबल परियोजना कौन से राज्यों की संयुक्त परियोजना है? कई बार पूछा गया है। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। 50-50% जो है इन दोनों का यहाँ पर हिस्सा है। राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में स्थित है? देखिए, राणा प्रताप सागर बांध भी चंबल परियोजना के दूसरे चरण में स्थापित किया गया था और ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अगर हम इसकी कुल क्षमता की बात करें तो 172 जो मेगावाट बिजली है वो राणा प्रताप सागर बांध से बनाई जाती है। गांधी सागर बांध जो कि मध्य प्रदेश में है उससे 115 मेगावाट बिजली उत्पादन होता है जो कि चंबल नदी पे है, और राणा प्रताप सागर बांध जो कि चंबल नदी पर है चित्तौड़गढ़ में है और चंबल परियोजना के दूसरे चरण में स्थापित किया गया था। और इसकी कुल विद्युत क्षमता देखें तो 172 मेगावाट है। जवाहर सागर बांध स्थापित किया गया, ये भी राजस्थान में किया गया है, कोटा में, और 99 मेगावाट बिजली का उत्पादन यहाँ पर होता है। और चंबल परियोजना का जब तीसरा चरण आया तब इस बांध को बनाया गया था। चंबल परियोजना की कुल क्षमता कितनी है? तो कुल विद्युत क्षमता जो है 386 है, जिसमें से आधी 50% किसकी है? राजस्थान की। 50% किसकी है? तो आपके मध्य प्रदेश की। ठीक है, तो राजस्थान। आगे अगला प्रश्न देखेंगे। चंबल परियोजना में राजस्थान को कुल कितनी विद्युत ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है? तो देखिए, टोटल तो 386 है और राजस्थान को आधा मिलेगा, सो 50% मिलेगा, तो 193 मेगावाट राजस्थान को यहाँ पर बिजली उत्पादन जो है यहाँ पर हो रही है, इतना मिल रहा है इसको। देखिए, अगर हम बात करें तो कौन सी कंपनी है जो यहाँ पर बिजली का उत्पादन करती है? तो वो है राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन
निगम लिमिटेड। ठीक है, तो ये कंपनी जो है यहाँ पर विद्युत का उत्पादन करती है। कहाँ पर? राणा प्रताप सागर बांध पर और जवाहर सागर बांध पर। माही परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो गुजरात और राजस्थान की परियोजना है माही परियोजना। माही परियोजना किस नदी पर है? तो माही नदी पर है। अनास जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थापित की गई है? देखिए, अनास नदी पर है ये और बांसवाड़ा जिले में स्थापित की गई है अनास जल विद्युत परियोजना। और इसकी अगर हम टोटल क्षमता की बात करें तो 45 मेगावाट बिजली जो है यहाँ से उत्पादित हो रही है। माही बजाज सागर बांध किस जिले में स्थित है? बोरखेड़ा बांसवाड़ा में है। देखिए, राजस्थान जो है यहाँ पर माही बजाज सागर बांध पर जो बिजली बनती है 140 मेगावाट बनती है। तो यहाँ ये योजना तो है आपकी गुजरात और राजस्थान की, पर सारी बिजली जो है वो राजस्थान ही यूज़ करता है 140 मेगावाट। तो बांसवाड़ा में है। यहाँ पर देखिए 4 यूनिट जो है वो स्थापित की गई हैं। कुल क्षमता कितनी है? 140 मेगावाट। जाखम जल विद्युत परियोजना किस जिले में है? तो प्रतापगढ़ जिले में है, जाखम नदी पर है और इसकी कुल क्षमता की बात करें तो 5.5 मेगावाट जो उत्पादन क्षमता है वो जाखम जल विद्युत परियोजना में जो है प्राप्त होती है। 5.5 मेगावाट उत्पादन क्षमता। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो पहला स्थापित किया गया है तारापुर महाराष्ट्र में। अगर हम राजस्थान की बात करें तो जो रावत भाटा चित्तौड़गढ़ वाला है वो राजस्थान का पहला है और भारत का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। राजस्थान की पवन ऊर्जा परियोजना जो कि पहली पवन ऊर्जा योजना है ये कहाँ पर है, कहाँ पर स्थापित की गई है? तो अमर सागर जैसलमेर में राजस्थान की पहली पवन ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई है। राजस्थान की दूसरी पवन ऊर्जा कहाँ पर स्थापित की गई है? तो देवगढ़ प्रतापगढ़ में राजस्थान की दूसरी पवन ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई है। इंदिरा गांधी नहर पर स्थापित राजस्थान की लघु पन विद्युत परियोजनाओं की कुल क्षमता कितनी है? तो कुल क्षमता की बात करें तो 23.85 मेगावाट है। देखिए, आपके अनूपगढ़ है, सूरतगढ़ है जो कि गंगानगर में है, चारण वाला है, पूगल है, बिरसलपुर है, ये बीकानेर में है और ये सारे जो है इंदिरा गांधी नहर पर स्थापित हैं लघु जल विद्युत परियोजनाओं के तहत। और इनसे टोटल जो बिजली उत्पादन होता है वो 23.85 मेगावाट होता है। कौन कौन सा है? अनूपगढ़, सूरतगढ़, गंगानगर का, चारण वाला, पूगल, बिरसलपुर, बीकानेर का। देखिए, ये राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ही यहाँ पर बिजली उत्पादन का काम करता है। कौन सा? राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। अगला प्रश्न है, राजस्थान एटॉमिक पावर प्लांट यानी कि राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में की गई है और राजस्थान का ये पहला है और भारत का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र यहाँ पर स्थापित किया गया है। ये बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से की गई है? तो ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि किस वर्ष की गई है और किसके सहयोग से की गई है। तो राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना कनाडा के सहयोग से की गई थी 1965 में और इसने काम करना शुरू किया 1973 में, उत्पादन शुरू किया। राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र की कुल क्षमता कितनी है? तो राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो कि आपके रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में है, इसकी टोटल क्षमता जो है 1180 मेगावाट है। भारत का ये दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। भारत का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? रावत भाटा चित्तौड़गढ़ राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र। माही आणविक ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित की गई है? तो ये देखिए राजस्थान के दूसरे नंबर की ऊर्जा परियोजना है और ये नापला बांसवाड़ा में स्थापित की गई है। इसकी क्षमता जो है वो है टोटल 2800 मेगावाट और ये इसमें इकाइयाँ लगी हैं 700 की 4
ठीक है। 700 मेगावाट की 4 इकाइयाँ यहाँ पर काम कर रही हैं। फिलहाल ये अभी चालू नहीं हुआ है, अभी तैयार हो रहा है, इकाइयाँ चालू नहीं की गई हैं, ठीक है। राजस्थान में नया परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा स्थापित किया गया है? तो नया यही है, माही आणविक ऊर्जा परियोजना, बांसवाड़ा में। राजस्थान का हाल ही में सौर ऊर्जा में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। देखिए पहले तो था पहले नंबर पे, और अब तमिलनाडु वगैरह से पीछे होकर अब ये तीसरे स्थान पर आ गया है। लेकिन 2019 को जो राजस्थान की तीसरी सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई है, उसके बाद ये वापस से पहले नंबर पर आ जाएगा। राजस्थान की पहली सौर ऊर्जा नीति कब बनाई गई? तो पहली सौर ऊर्जा बहुत बार पूछी गई है, 2011 में पहली सौर ऊर्जा नीति राजस्थान ने बनाई थी। राजस्थान की दूसरी सौर ऊर्जा नीति कब घोषित की गई? ये भी पूछा गया प्रश्न है। तो राजस्थान की दूसरी ऊर्जा नीति जो घोषित की गई है 2014 में घोषित की गई है। पहली 2011 में, दूसरी 2014 में, तीसरी जो कि हाल ही में की गई है 2019 में की गई है। राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण, जिसको रेडा भी कहा जाता है, REDA, इसकी स्थापना कहाँ की गई है? रेडा की। तो राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण रेडा की स्थापना जो की गई है जयपुर में की गई है और 1985 में की गई है। राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। देखिए गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकास के लिए स्थापित की गई है। जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं, आपके सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, बायोमास है, बायोगैस है, उन सब के लिए ये स्थापित की गई है। राजस्थान की तीसरी सौर ऊर्जा नीति कब घोषित की गई? तो 2019 में घोषित की गई है राजस्थान की तीसरी सौर ऊर्जा नीति। भारत का वह पहला राज्य है जिसने सौर ऊर्जा नीति लागू की, तो वो राजस्थान है जिसने पहली सौर ऊर्जा नीति लागू की थी। और कब की थी? सन 2011 में। राजस्थान ने पहली पवन ऊर्जा नीति कब घोषित की? तो 2012 में पहली पवन ऊर्जा नीति घोषित की। सौर व पवन ऊर्जा के लिए नई हाइब्रिड पॉलिसी कब जारी की गई? तो 2019 में जब सौर ऊर्जा नीति राजस्थान की जो तीसरी सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई थी 2019 में, उसी के तहत ये सौर और पवन ऊर्जा के लिए नई हाइब्रिड पॉलिसी भी जारी की गई है। सौर वेधशाला स्थापित की गई है कहाँ पर? तो फतेह सागर जो कि उदयपुर में पड़ता है और मथानिया जो कि जोधपुर में है, यहाँ पर सौर वेधशालाएं स्थापित की गई है। कौन सा क्षेत्र सीज क्षेत्र में आता है? तो देखिए पश्चिमी राजस्थान में सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं, तो पश्चिमी राजस्थान ही आएगा, जिसमें कि जोधपुर है, बाड़मेर है, जैसलमेर है, ये सीज क्षेत्र कहलाता है। राजस्थान की तीसरी पवन ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई है, तो तीसरी जो पवन ऊर्जा स्थापित की गई है परियोजना, वो बीठड़ी जोधपुर में स्थापित की गई है। राजस्थान राज्य ऊर्जा निगम लिमिटेड, जिसको कि क्या कहते हैं? RSPCL, राजस्थान राज्य ऊर्जा निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई है? तो 1995 में जयपुर में की गई है। राजस्थान स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि RSPCL। ये जो राजस्थान राज्य ऊर्जा निगम लिमिटेड है यानी कि RSPCL, ये भी गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकास की संस्था है। सौर ऊर्जा से नौका चालन किस झील से किया जाता है? तो पिछोला झील जो कि उदयपुर में है, यहाँ पर सौर ऊर्जा से नौका चालन का कार्य किया जा रहा है। राजस्थान की पवन ऊर्जा परियोजनाएं जैसलमेर में कहाँ स्थापित की गई हैं? तो देखिए राजस्थान की जो पवन ऊर्जा जो कि जैसलमेर में स्थापित है, तो जैसलमेर में अमर सागर में, बड़ा गांव में, सोढ़ा बांधन में, ठीक है, बांधन है ये, सोढ़ा बांधन, यहाँ पर स्थापित की गई हैं। और इसी के साथ जो हर्ष की पहाड़ियाँ हैं सीकर में, वहाँ पर भी पवन ऊर्जा जो परियोजना है वो स्थापित की गई है। राजस्थान का पहला बायोमास संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया? तो ये पदमपुर श्रीगंगानगर में स्थापित किया गया।
राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम, जिसको RREC भी कहते हैं, इसकी स्थापना 2002 में की गई। राजस्थान रीन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना सन 2002 में की गई। राजस्थान का एक ये जो अक्षय ऊर्जा निगम है, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम, इसकी जो स्थापना की गई है, इसमें जो रेडा है, जो हम पहले बात कर चुके हैं, रेडा और RSPCL, ठीक है। रेडा कौन सी थी? आपके राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, यानी कि राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण, जिसकी स्थापना 1985 में जयपुर में हुई थी, उस संस्था को, और साथ ही साथ राजस्थान राज्य ऊर्जा निगम लिमिटेड, जो कि राजस्थान स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड है, RSPCL, जो कि स्थापना इसकी हुई थी 1995 में जयपुर में। इन दोनों को मिलाकर अब ये तीसरी संस्था स्थापित की गई है। उन दोनों को हटाकर ये बनाया गया, उन दोनों को जोड़कर ये बनाया गया है राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम, जिसको कहा जाता है राजस्थान रीन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन। और इसकी स्थापना जो हुई है 2002 में हुई है जयपुर में, और ये गैर परंपरागत ऊर्जा जो स्रोत हैं उनके विकास की संस्था है। राजस्थान का पहला सोलर पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? पदमपुर में, भरला जोधपुर में स्थापित किया गया है। ये सौर ऊर्जा पार्क है। राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया? अंतिम प्रश्न है। देखिए, राजस्थान का पहला जो सोलर पार्क है वो तो भरला जोधपुर में स्थापित किया गया, और जो पहला सौर ऊर्जा संयंत्र है वो मथानिया जोधपुर में स्थापित किया गया। तो इस प्रकार से आज हम 76 प्रश्न हमने देख लिए हैं और अच्छी तरह से व्याख्या भी कर ली है। अगर आपको प्रश्न समझ में आए हैं, वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर करें वीडियो को। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उज्जवल जी के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास के बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिलती रहे। धन्यवाद।